हेलो एंड वेलकम टू द चैनल जय स्टडी। माय नेम इज प्रियांशु दुबे। परीक्षा क्रांति प्रोग्राम के अंतर्गत हम लोग सुबह के समय में रिव्यू ऑफिसर असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए इंडियन पॉलिटी कर रहे हैं और शाम के समय में यूपीपीसीएस अपर के लिए हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। 5 लेक्चर दोनों के हो चुके हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप रिव्यू ऑफिसर असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के संबंध में जो ये कोर्स चल रहा है इसको मेरे साथ कर सकते हैं। अभी इंडियन पॉलिटी चल रही है, उसके बाद हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे। बहुत जल्द इंडियन पॉलिटी ख़त्म होगी। ज़्यादा मैक्सिमम 20 आवर लगेंगे। अगर आप वीडियो को काउंट करेंगे तो 20 घंटे के अंदर अंदर पॉलिटी ख़त्म हो चुकी होगी। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सभी। परीक्षा क्रांति प्रोग्राम के अंतर्गत शाम में अपर की क्लास चल रही है, यूपीपीसीएस अपर 2021, जहाँ पर हम लोग कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। उसमें भी 5 या 6 लेक्चर हो चुके हैं, जिनको जाके आप शाम के, अभी यहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है। उस प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट बनी है समीक्षा अधिकारी 2021 की, और एक प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपीपीसीएस अपर 2021 की। दोनों प्लेलिस्ट में वीडियोस हैं, उनको आप देख सकते हैं। ठीक। इसके अतिरिक्त अगर आपको टेलीग्राम कार्यक्रम से जुड़ना है, जहाँ पर आपको पेड कोर्स के अंतर्गत पीडीएफ फाइल प्रोवाइड कराई जा रही है, इसके अतिरिक्त वहाँ पर आपको पीडीएफ फाइल के अतिरिक्त अतिरिक्त वीडियोस जो हैं करंट अफेयर वाले वो मिल सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको आंसर राइटिंग के लिए वहाँ पर फ़ायदा हो जाएगा। पीडीएफ में GS 1 2 3 4 अगर आप अपर के लिए कर रहे हैं ज्वाइन, तो अगर आप आरओ के लिए कर रहे हैं तो आपको हिंदी की पीडीएफ, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपके जो रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर में जो पेपर आता है उसमें 60 नंबर की हिंदी रहती है प्री में। उसमें जो भी कुछ आएगा उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार मेंस में लेटर राइटिंग और ड्राफ्टिंग पेपर के अंतर्गत जितनी भी चीज़ें होंगी वो पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, तो आपको उससे फ़ायदा रहेगा। तो आप अगर पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9453775339। पढ़ाई से संबंधित कोई चर्चा करनी है तो आप मुझसे 6396743810 पर मैसेज करके पिंग करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में इंडियन पॉलिटी में अब तक कई सारी चीज़ें कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने अभी तक प्रियम्बल खत्म कर लिया है, प्रस्तावना खत्म कर लिया है। प्रियम्बल हो चुका है, प्रस्तावना। उसके बाद हम लोगों ने प्रेसिडेंट पढ़ा, और प्रेसिडेंट के अंदर कई सारे आर्टिकल हम लोगों ने देखे। अगर आप साथ में नोट्स बनाते चल रहे हैं तो आपको फ़ायदा रहेगा। इसके अलावा आज हम लोग देखने जा रहे हैं, कल हम लोगों ने इमरजेंसी पावर किया था। आपातकाल के अंतर्गत कौन से प्रोविज़न है, क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क नहीं पड़ता है, इसकी चर्चा की थी। प्रेसिडेंट के हम लोगों ने लेजिस्लेटिव पावर मतलब विधायकी शक्तियाँ, कार्यकारी शक्तियाँ और न्यायिक शक्तियों के बारे में देखा था। न्यायिक शक्ति में हम लोगों ने आई लव यू आर्टिकल के बारे में पढ़ा है, आर्टिकल 72 के बारे में पढ़ा है। हम लोगों ने पार्डनिंग पावर में कई सारी चीज़ें, लघुकरण क्या होता है, कम्यूटेशन क्या होता है, रिप्राइव, रेस्पाइट, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। राष्ट्रपति की वीटो पावर कौन कौन सी होती हैं, सस्पेंसिव, पॉकेट वीटो, या फिर हम लोगों ने एब्सोल्यूट वीटो के बारे में चर्चा की। याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रपति क्वालिफाइड वीटो का इस्तेमाल नहीं करता। ठीक। हाँ, अमेरिका का राष्ट्रपति करता है। दोनों में कुछ अंतर है, लेकिन ये अभी आपको नहीं जानना, आरओ के लिए तो बिल्कुल नहीं जानना। ठीक। तो आज का हम लोग का चैप्टर है, अगर मैं केंद्र की कार्यपालिका की बात करूं, मैंने आपको दूसरे ही दिन ये डायग्राम बनवाया था, जिसमें मैंने कहा था कि केंद्र की कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति आता है, उपराष्ट्रपति आता है, प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आती है। तो हम लोगों ने अभी तक ये कर लिया है, उपराष्ट्रपति भी कल फिनिश हो चुके हैं। मुश्किल से 17-18 मिनट का लेक्चर होगा, आप उसको देख सकते हैं। आज हम लोग करने वाले हैं प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। उपराष्ट्रपति के बारे में एक पॉइंट रह गया, जो मेरे पास मैसेज आया कि सर आपने ये नहीं बताया, इसको और सुन ले। हम लोगों ने कल उपराष्ट्रपति की सारी चर्चाएं कर ली, एक पॉइंट छोड़ दिया था कि कंडीशन ऑफ ऑफिस, मतलब क्या शर्तें हैं उपराष्ट्रपति होने की। तो वही पहला, उपराष्ट्रपति भारत का नागरिक होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है। इसके अलावा ही शुड हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर एज। इसके अलावा ही शुड बी क्वालिफाइड एज द मेंबर ऑफ राज्यसभा, वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। राष्ट्रपति में था लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, जबकि उपराष्ट्रपति के लिए है वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, और किसी भी लाभ के पद पर ना हो, नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब मैं बोल रहा हूँ नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, तो आपको याद रखना है
कि नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ऐसा कोई भी शब्द की डेफिनेशन संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं दी गई है। ठीक, इस चीज को ध्यान रखिएगा। नहीं वो पूछ लेगा बताइए नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज डिफाइंड अंडर विच आर्टिकल, बताइए लाभ का पद यह किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है, तो किसी भी अनुच्छेद में चर्चा नहीं की गई कि लाभ का पद क्या है। ठीक, तो मैंने आपको उपराष्ट्रपति की भी बता दी क्वालिफिकेशन में क्या क्या है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आपको प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की जब मैं चर्चा करूंगा तो जनरली मैं 3 आर्टिकल पे फोकस करता हूँ। वो कौन से 3 आर्टिकल हैं जो जनरली बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में? आर्टिकल 74, आर्टिकल 75 एंड आर्टिकल 78। 74, 75 और 78। ठीक आर्टिकल 74 कहता है, अनुच्छेद 74 कहता है, आर्टिकल 74 कहता है देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एक मंत्रिपरिषद होगी। अब ये मंत्रिपरिषद क्या है मुझे अभी तक नहीं पता। हाँ, सिर्फ इतना पता है परिषद है जहां पर मंत्री हैं। मतलब अगर मैं हिंदी अर्थ मीनिंग निकालने बैठूं तो एक मतलब मिनिस्टर्स हैं काउंसिल के अंतर्गत, बस इतना अभी तक पता है। लेकिन जब इस चैप्टर के आखिरी में पहुंच रहे होंगे तब मैं आपको वास्तविकता में बता रहा हूँ कि ये जो मंत्रियों की परिषद है जिसका मुखिया प्रधानमंत्री है, ये आखिर क्या कार्य कर रही होती है और मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में फर्क क्या होता है। लेकिन अभी सिर्फ इतना कि हाँ कोई टर्म है जिसका नाम है मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बस इतना ही याद रखना है। तो आर्टिकल 74 कहता है कि एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद इट्स हेड प्राइम मिनिस्टर, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। और इस मंत्रिपरिषद का कार्य भी यहाँ पे आर्टिकल 74 में लिखता है, डिफाइन करता हुआ लिखा हुआ है कि ये जो मंत्रिपरिषद है ये एड एंड एडवाइस करेगी किसको? ये एड एंड एडवाइस करेगी प्रेसिडेंट को, सलाह मशवरा देगी किसको? प्रेसिडेंट को। और साथ में आपको ये भी याद रखना है कि राष्ट्रपति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह मशवरा पे ही काम करेगा। शायद यही कारण है कि लोकसभा के डिसॉल्व हो जाने के उपरांत भी, लोकसभा डिसॉल्व होगी, भंग होगी, उसके बाद भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो लोग हैं वो अपने पद को, मतलब ऐसा नहीं होगा कि लोकसभा डिसॉल्व होगी तो काउंसिल मिनिस्टर तुरंत खत्म कर देंगे, प्रेसिडेंट एकदम खाली हाथ हो गए। मैंने आपसे बोला आर्टिकल 74 कह रहा है प्रेसिडेंट विल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो मंत्रिपरिषद सलाह देगी उसके अकॉर्डिंग ही एक्ट करेगा, उसके अकॉर्डिंग ही कार्य करेगा प्रेसिडेंट। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि लोकसभा भंग हो गई तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गायब हो जाएगी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तब तक रहती है जब तक कि अगली लोकसभा ना, अगला लोकसभा के लोग ना आ जाएं, फिर से शुरुआत ना हो जाए, उसकी इलेक्शन ना हो जाए और वो लोग फिर से नए लोग चुन के ना आ जाए। क्योंकि अगर ये खत्म हो गए, भंग होते ही ये खत्म हो गए, तो इनको सलाह कौन देगा? ये तो इसी की सलाह के अकॉर्डिंग काम करेंगे हमेशा। जितनी भी राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां हैं, एग्जीक्यूटिव पावर हैं, वो सारी की सारी कार्यकारी शक्तियां वो तभी प्रयोग कर सकता है जब मंत्रिपरिषद उसको सलाह दे दे उस पर। ठीक, इस चीज को याद रखिए। तो आर्टिकल 74 में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। और दूसरा बिंदु लिखा है कि यह मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह, एड एंड एडवाइस देगी। तो ये 2 पॉइंट कम से कम आपको 74 के याद रखने हैं। 74 आर्टिकल खत्म। अनुच्छेद 75 में क्या लिखा हुआ है? तो मैं पहले अनुच्छेद के थ्रू चल रहा हूँ, फिर मैं धीमे धीमे खोलूंगा। तो अभी ये सोच के पढ़ो कि हमको अनुच्छेद में क्या लिखा है इसे याद करना है। हमको क्या याद करना है? आर्टिकल 74 में क्या लिखा है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर। और आर्टिकल 74 के दूसरे पार्ट में लिखा हुआ है, क्लॉज में लिखा है कि यह मंत्रिपरिषद क्या करेगी? यह मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को एड एंड एडवाइस देगी, सलाह मशवरा देगी। ठीक, वो मैंने नोट में आपको बताया कि एक नोट, टिप्पण याद रखिए। वो नोट क्या है? वो नोट ये है कि हाँ वो एड एंड एडवाइस देगी, लेकिन जो एड एंड एडवाइस देगी वो बाइंडिंग नेचर की होगी, ये आपको याद रखना है। ठीक, आर्टिकल 75 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 75 में लिखा हुआ है देयर शैल बी अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत का एक प्रधानमंत्री होगा, पीएम होगा। देयर शैल बी अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एक प्राइम मिनिस्टर होगा जिसका अपॉइंटमेंट, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। देयर शैल बी अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है अदर मिनिस्टर्स, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति
प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अदर मिनिस्टर्स विल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो मंत्रिपरिषद है ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, कलेक्टिवली मतलब सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार है। तो यहां से 3 क्वेश्चन उठते हैं हमेशा। पहला ये कि ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो सामूहिक रूप से जिम्मेदारी की बात किस अनुच्छेद में लिखी है, तो अनुच्छेद 75 में। दूसरा क्वेश्चन उठता है कि बताइए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात जो करी जाती है तो वास्तविकता में मंत्रिपरिषद कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल, कलेक्टिवली मतलब सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार है, तो लिख देगा ए ऑप्शन पार्लियामेंट सॉरी, बी ऑप्शन लोकसभा, सी ऑप्शन राज्यसभा, डी ऑप्शन प्रेसिडेंट। तो कई बार कई लोग कई तरह के आंसर मार के आते हैं। पहले तो वो लोग हैं जो लोग मार देते हैं आंसर पार्लियामेंट बिना कुछ सोचे, ए ऑप्शन बहुत मारेंगे लोग, और डी ऑप्शन बहुत मारते हैं प्रेसिडेंट। मैंने बोला मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार है, तो अनुच्छेद 75 साफ साफ बोल रहा है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सामूहिक रूप से जिम्मेदारी उसकी हाउस ऑफ द पीपल के लिए है, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। काउंसिल मिनिस्टर की बात हमेशा यही की जाएगी। तो अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि मंत्रिपरिषद किसके लिए जिम्मेदार है सामूहिक रूप से, तो आप आंसर मारेंगे हाउस ऑफ द पीपल, निम्न सदन लोकसभा के लिए। इसका आंसर ना तो पार्लियामेंट है और ना ही प्रेसिडेंट है, ठीक है, नहीं दोनों नहीं मार के आना। हाँ, अगर वो आपसे ये पूछे इंडिविजुअली, अगर व्यक्तिगत रूप से किसी मंत्री की चर्चा कर दे, बताइए व्यक्तिगत रूप से एक मिनिस्टर जो है वह किसके प्रति जिम्मेदार है, तो आप बोलेंगे कि व्यक्तिगत रूप से एक मिनिस्टर प्रेसिडेंट के प्रति जिम्मेदार है। किसके प्रति है, प्रेसिडेंट के प्रति। तो ये सारी चर्चाएं अगर आप देखते रहेंगे तो आपको मेरे ख्याल से ये आसान रहेगा, आराम से आप इसको कर पा रहे होंगे, ठीक है। चलें आगे, आर्टिकल 78। आर्टिकल 78 क्या कहता है? अच्छा, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सर ये बोल तो दिया आपने टर्म में, सामूहिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है? तो रिव्यू ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, समीक्षा अधिकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से बस अब इतना जानिए कि मंत्रिपरिषद की यह जिम्मेदारी है कि उसका मुखिया जो कह दे उसको वो माने। मुखिया जो कहेगा उसकी बात को मानना पड़ेगा, और जहां मुखिया डुबकी लगाएगा वहीं ये सारे मंत्री जाके डुबकी लगा देंगे, ठीक, उनको फॉलो करना पड़ेगा आदेश को। सिर्फ इतना जानना है आपको समीक्षा अधिकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब हम अपर के लिए पढ़ेंगे तो थोड़ा और एलोबरेट करेंगे अंबेडकर के बिल की चर्चा भी कर देंगे, क्योंकि अंबेडकर ने अपने कैबिनेट के विरोध में जाके इस्तीफा दे दिया सॉरी। आर्टिकल 78 क्या कहता है? आर्टिकल 78 कहता है कि वास्तविकता में प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक कम्युनिकेशन चैनल स्थापित करता है, किसके बीच में? प्रिंसिपल कम्युनिकेशन चैनल स्टैब्लिश करता है, किसके बीच में? अपनी मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच में, अपनी मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच में, ठीक। तो इसे हम लोग कहते हैं अनुच्छेद 78 को कभी कभी हम लोग कहते हैं कम्युनिकेशन चैनल आर्टिकल। कम्युनिकेशन आर्टिकल है ये, संप्रेषण वाला अनुच्छेद यही है जहां पर मंत्रिपरिषद की सभी बातों को प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बताता है, कम्युनिकेट करता है। तो ये चैनल बना दिया मैंने आपको, बीच में प्राइम मिनिस्टर बैठा दिया, यहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यहाँ प्रेसिडेंट एक बात याद रखिएगा, अगर आपने ये प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अच्छे से पढ़ लिया मेरे साथ, तो आपको चीफ मिनिस्टर और उसकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, मतलब मुख्यमंत्री और उसकी राज्य की मंत्रिपरिषद, इस चैप्टर पर दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा 1% का। लेकिन शर्त यह है कि अगर आपने ये चैप्टर सही से पढ़ा, वरना तो दिमाग लगाना पड़ेगा। तो मैं फिर से बोल देता हूं, मैंने कौन सी 3 बातें बोली आज। मैंने अभी आपको बताया प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, जहां पर मैंने आपको 3 आर्टिकल बताए। कौन से 3 आर्टिकल? पहला आर्टिकल 74, दूसरा आर्टिकल 75, और भी है लेकिन मैं मुख्य रूप से 3 अनुच्छेद की बात करता हूं, और तीसरा आर्टिकल 78। आर्टिकल 74 में मैंने आपको पहला बिंदु बताया कि एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्राइम मिनिस्टर होगा, और इसका ये जो एक मंत्रिपरिषद होगी इसका मुखिया प्राइम मिनिस्टर होगा। ये मैंने आपको पहला पॉइंट बताया। मैंने आपको दूसरा पॉइंट बताया, यह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या करेगी? ये एड और एडवाइस करेगी, A+A करेगी किसको? प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को। सलाह देगी किसको? राष्ट्रपति को। इसका काम ही यही है, ठीक।
हाँ, यहाँ पर मैंने आपको नोट में बता दिया, नोट में ही बताया कि प्रेसिडेंट का अपना कोई भी विवेक नहीं होता। उसके, हाँ, उसके कुछ पर्सनल डिस्क्रिप्शन, एक पर्सनल व्यक्तिगत विवेक हो सकता है, लेकिन उसका कोई कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन नहीं है, संवैधानिक विवेक उसको कुछ नहीं दिया गया। हाँ, ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के कहने पर ही कार्य करेगा, ठीक है, उसकी सलाह पर ही कार्य करेगा। अपनी एग्जीक्यूटिव पावर, अगर उसे कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करना है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह लेनी पड़ेगी, यही मैंडेट किया गया है, यही मैंडेट है, मजबूरी है उसकी। हाँ, ये मैंने आपको यहाँ और बता दिया कि अगर लोकसभा भंग हो गई तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तुरंत भंग नहीं होती, क्योंकि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का होना मैंडेटरी है, आवश्यक है। ठीक। आर्टिकल 75 में पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा जिसका अपॉइंटमेंट, जिसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ठीक। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है जो अन्य मिनिस्टर हैं, अन्य मंत्री हैं उनकी नियुक्ति भी प्रेसिडेंट करेगा, लेकिन इस बात का रिकमेंडेशन कौन देगा? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर ही नियुक्ति होगी अन्य मंत्रियों की। ठीक। तीसरा पॉइंट इस अनुच्छेद 75 में लिखा हुआ है कि जो मंत्रिपरिषद होगी वह है सामूहिक रूप से जिम्मेदारी, सामूहिक जिम्मेदारी किसके प्रति है? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार है, या फिर मैं इसे कह दूं निम्न सदन, या फिर मैं इसे कह दूं हाउस ऑफ द पीपल, यह इसके लिए जिम्मेदार है। कौन? मंत्रिपरिषद। ठीक। हाँ, यहाँ पर मैंने एक नोट जरूर लिखवा दिया कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे मंत्रिपरिषद किसके लिए जिम्मेदार है सामूहिक रूप से, तो लोकसभा, लेकिन अगर पूछे कि व्यक्तिगत रूप से, इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से कोई मंत्री किसके प्रति जिम्मेदार है, तो आप बोलेंगे प्रेसिडेंट के प्रति, क्योंकि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है तो हटाने का अधिकार भी उसी को है। ठीक। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति जिम्मेदार है? लोकसभा के। ये मेन अंतर है। आर्टिकल 78 में मैंने आपको बोला कि इसे हम लोग कम्युनिकेशन चैनल आर्टिकल भी कहते हैं, संप्रेषण करने वाला अनुच्छेद एक तरीके से देखा जाए तो। इस चैनल में कौन बैठा है? प्रधानमंत्री। ये क्या करता है? यह अपनी मंत्रिपरिषद की बातें किसे बताता है? राष्ट्रपति को बताता है, टाइम टू टाइम। ठीक, ये कन्वे करना आवश्यक है। ठीक। तो ये हम लोगों ने 3 आर्टिकल और जितनी फैक्ट थी वो सब पढ़ ली, और मैंने आपसे शुरुआत से ही बोला कि मंत्रिपरिषद क्या है, इस पर टेंशन नहीं लेनी है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ मंत्रिपरिषद क्या चीज है। देखो, ये एक बड़ा गोला और इसके अंदर एक छोटा गोला। तो ये जो बड़ा गोला है ये वास्तविकता में इसे कहते हैं मंत्रिपरिषद, और ये जो छोटा गोला है इसे कहते हैं कैबिनेट, मंत्रिमंडल। ठीक। मंत्रिपरिषद या फिर इसे ये है मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल, और ये है मंत्रिपरिषद। ठीक। तो आप कहेंगे ये कहा नई बात बता दी आपने। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आपने लॉजिकल रीजनिंग पढ़ी होगी तो आपको ये समझ में आता होगा कि अगर मैं बोल दूं कि सारे के सारे मंत्रिपरिषद, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैबिनेट हैं, तो आप कहेंगे ये संभव नहीं। हाँ, अगर मैं कह दूं ऑल दी कैबिनेट मिनिस्टर्स आर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो आप कहेंगे हाँ ये तो समझ में आ रहा है। ऑल दी कैबिनेट मिनिस्टर्स, जो भी मंत्रिमंडल के मंत्री हैं वो सब मंत्रिपरिषद में ही शामिल हैं, तो आप कहेंगे हाँ ये बात तो सही है, क्योंकि अगर ये ए है तो ये बी है, तो मैं कहूंगा ऑल ए आर्स बी, सारे के सारे ए बी हैं। ठीक। तो ये लॉजिकल रीजनिंग है, इसको कम से कम इस डायग्राम से समझिए कि वास्तविकता में मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद के अंदर ही है। तो कहेंगे अंतर क्या है? तो अंतर क्या है, देखिए, कैबिनेट में होते हैं 15 से 20 मिनिस्टर्स, और जितने भी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो हैं वो सब, वो सारे के सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स के अंतर्गत आते हैं। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर हो गया, है ना, एजुकेशन वाली बात कर लें, ट्रांसपोर्ट वाली बात कर लें, एनवायरमेंट की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं, तो ये सारी मिनिस्ट्री जो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज की हैं वो कैबिनेट मिनिस्ट्रीज के अंतर्गत आएंगी। ठीक। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होगी, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फिर कहेंगे मंत्रिपरिषद क्या है? तो देखिए, मंत्रिपरिषद के लिए बोला जाएगा ये 91वें संविधान संशोधन 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा कह दिया गया कि मंत्रिपरिषद में जितने भी मंत्री होंगे वह
लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ के 15% से ज्यादा नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ मैं मान के चलता हूं कि 100 है, मैं मान के चलता हूं, मैं सपोज कर रहा हूं, तो इसमें इस टोटल स्ट्रेंथ का 15% ही मंत्रिपरिषद में होगा, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के साथ में। इसे कहा गया है 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। मैंने समझाने के लिए एग्जाम्पल लिया, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए मंत्रिपरिषद की स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, तो 15%। किसका 15%? तो लोकसभा की कुल स्ट्रेंथ का 15%, लोकसभा की कुल जितनी संख्या है उसका 15%, ना कि राज्यसभा की, ना कि पार्लियामेंट की। इस चीज को याद रखिएगा। यहाँ पर वो खेल लेगा तो यहाँ पर आपको धीमे से जोड़ देगा लोकसभा और राज्यसभा का 15%, या फिर लिख देगा यहाँ पे पार्लियामेंट का 15%। ठीक, पहला तो ये खेल देगा। दूसरा पॉइंट क्या खेलेगा? दूसरा पॉइंट खेलेगा वो कि लिख देगा कि प्राइम मिनिस्टर को हटाकर 15%। याद रखिएगा, इस 15% में प्राइम मिनिस्टर को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, इंक्लूड किया गया है। ठीक, प्रधानमंत्री भी शामिल हैं इस 15% में। जितने भी काउंसिलर, क्योंकि उनका मुखिया कौन है, काउंसिल मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री, वो शामिल है। इस चीज को याद रखिएगा। नंबर 2, पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया। नंबर 2, अंतर बता दिया, नंबर संख्या, यहाँ से 15 से 20 मिनिस्टर। पहली बात तो यही कि मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का ही भाग है। दूसरा, ये इसमें इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो वाले मिनिस्टर्स होते हैं कैबिनेट में। मंत्रिपरिषद में 15% वाला आपको कॉन्सेप्ट यूज करना है। दूसरा पॉइंट ये, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो यहाँ पर जो आपको छोटा दिख रहा है वही धमाका बड़ा करेगा। इसका मतलब शक्ति इनके पास ज्यादा है, कैबिनेट के पास शक्ति ज्यादा है। ठीक, मंत्रिपरिषद की तुलना में। पावर की बात कर दी मैंने। तीसरा, अगर मैं मीटिंग की बात करूं तो कैबिनेट फ्रीक्वेंटली मिलेगी, विद इन 7 डेज फ्रीक्वेंटली मीटिंग होती है कैबिनेट की, जबकि काउंसिल मिनिस्टर की मीटिंग फ्रीक्वेंटली नहीं होती। ठीक। चौथा, अगर मैं मूल संविधान की बात करूं तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मूल संविधान के अंतर्गत एक संवैधानिक बॉडी है, क्योंकि उसका वर्णन आपको आर्टिकल 74 में मिलता है, अनुच्छेद 74 में मिलता है। जब भी मैं बोलूं कि एक संवैधानिक संस्था है, इसका मतलब याद रखिए, जब भी मैं कहता हूं कि कोई भी चीज एक संवैधानिक पोस्ट है, संवैधानिक पद है, इसका मतलब है कि उसका वर्णन किसी न किसी अनुच्छेद में होगा। फॉर एग्जाम्पल, आर्टिकल 280 में आपको पहली क्लास में बता चुका हूं कि ये वित्त आयोग की बात करता है। इसका मतलब जो वित्त आयोग है यह एक संवैधानिक संस्था है। आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन की बात करता है, इसका मतलब संवैधानिक संस्था है। आर्टिकल 338 कहता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट संवैधानिक संस्था है। वही चीज को नीति आयोग, नीति आयोग, क्या भारत के संविधान का कोई भी आर्टिकल नीति आयोग की चर्चा करता है? तो आप कहेंगे नहीं करता, इसलिए यह एक संवैधानिक संस्था नहीं है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग, सॉरी सीवीसी, क्या यह किसी आर्टिकल के अंतर्गत मेंशन है? नहीं है, यह एक संवैधानिक संस्था नहीं है। सीबीआई, क्या किसी अनुच्छेद के अंतर्गत मेंशन है? नहीं, संवैधानिक संस्था नहीं है। कैबिनेट, तो मूल संविधान के अंतर्गत यह कैबिनेट नाम का शब्द नहीं दिया हुआ था, इसलिए कैबिनेट के बारे में चर्चा नहीं की जाती थी संवैधानिक पद के रूप में। लेकिन हाँ, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, जब मैंने आपको आपातकाल पढ़ा तब बताया है कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल अनुच्छेद 352 में एक शब्द जोड़ा गया, कैबिनेट, जहां पर लिखा गया कि राष्ट्रपति कैबिनेट की रिटन रिकमेंडेशन के द्वारा, लिखित अनुशंसा दी जाएगी। रिटन रिकमेंडेशन के द्वारा जब उसको यह रिटन रिकमेंडेशन मिल जाएगी कि हाँ राष्ट्रीय आपातकाल लगा दो, तभी वह राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है। तो यह कैबिनेट शब्द 44वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 352 में इंसर्ट किया गया। बहुत ही सिंपल। ठीक, तो हम लोगों ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट के फर्क को जान लिया। आपको इतना ही अभी तक जानना है, इससे ज्यादा आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन हाँ इस पे फोकस रखिए, इस पे फोकस रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर की चर्चा कर लें थोड़ी सी, प्रधानमंत्री की, प्राइम मिनिस्टर की थोड़ी सी चर्चा कर देते हैं। क्या चर्चा करते हैं? प्राइम मिनिस्टर के बारे में याद रखिए, पहला पॉइंट, एक चीज मैं देख लेता हूँ कि
क्लास ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो दिक्कत होती है, क्योंकि उतना ही पचा पाना बहुत आवश्यक है जितना पच पाए, ज़्यादा नहीं। तो ये ऐसा कर लेते हैं, कुछ चीज़ें जैसे मैंने अभी तक जो भी आपको बताया, जो भी कुछ आपने अभी तक पढ़ा है, वहाँ पर आपके लिए महत्वपूर्ण ये है कि आप उन अनुच्छेदों के आर्टिकल 74 के बारे में जानें, 75 के बारे में जानें, 78 के बारे में जानें, और जो मैंने मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल क्या ये बताया, इसको जानें। इसके अलावा अभी भी आपके दिमाग में ये डाउट होगा, सर प्राइम मिनिस्टर का बेसिक नहीं बताया, तो मैं अगली क्लास में आपको प्राइम मिनिस्टर का बेसिक बताऊंगा। ठीक, बेसिक क्या बताऊंगा, यहाँ कौन व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, क्या कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, क्या कोई एज क्राइटेरिया है क्या प्रधानमंत्री बनने के लिए, कौन शपथ दिलाते हैं, ठीक, कौन शपथ दिला, क्या इनका निर्वाचन होता है, इलेक्शन होता है, या नियुक्ति होती है ना, किस किस पद, मतलब किस किस संस्था के यह अध्यक्ष होते हैं, अगर कोई कमेटी है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, मान लीजिए कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर है, नीति आयोग है, तो ये किन किन संस्थाओं के अध्यक्ष होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, तो इसके बारे में कौन कौन से ऐसे चीफ मिनिस्टर्स हैं जो भारत अपने अपने राज्य के मुख्यमंत्री रहे और बाद में भारत के प्रधानमंत्री भी बने, उनके नाम भी जान लेंगे। ठीक है, ये भी नाम जान लेंगे। ठीक, तो ये एक एक फ्रेज भी आता है, उसकी चर्चा भी करेंगे कि अगर आखिर उस लैटिन वर्ड का मतलब क्या है। ठीक, उस लैटिन वर्ड का मतलब क्या है, इसकी चर्चा भी करेंगे, लेकिन ये कल करेंगे, अभी नहीं। अभी आपके लिए एकदम बेसिक जो था उसको आप देखो, और उसको देख के लाइक करो, वीडियो को शेयर भी करिए ताकि फ़ायदा रहे आपको, और लोगों तक ये पहुँचे। साथ में मतलब शाम के समय में पीसीएस अपर, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपर की, तो शाम के समय में पीसीएस अपर का लेक्चर आ रहा है, उसको भी आप देख सकते हैं। 8 से 9 के बीच में वीडियो अपलोड होगा, और सुबह 9 से 10 के बीच में वीडियो अपलोड होता है, 9 to 10 AM, मोस्ट प्रॉब्ली 10:30 AM तक। तो आप इसको देख सकते हैं, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।